नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, और उससे पहले कोरोना की बात कर लेते हैं क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। सरकार एक बार फिर से गंभीर नजर आ रही है इस पूरे केस को लेकर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी देश में अब चिंता बढ़ने लगी है। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव की चिट्ठी भी राज्यों को पूर्व में जारी गाइडलाइन का पालन करने की सलाह एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग ने दी है। साथ ही साथ टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट की नीति अपनाने की भी सलाह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई है। अब नए वेरिएंट को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही साथ जापान, यूएस, कोरिया, ब्राजील और चीन में जिस तरह से तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी जानकारी दी जानी है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आज एक गंभीर चिंतन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा की जाएगी और देश में किस तरह से रोकथाम आगे समय के लिए करनी है, उसको लेकर भी गंभीरता से चर्चा होनी है। तो आपको बता दें कि अलग अलग देशों में एक बार फिर से कोविड के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसलिए भारत सरकार भी अब इसको लेकर चिंतित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज समीक्षा बैठक करेंगे और पहले से ही राज्यों को पूर्व में जारी गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी जा चुकी है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चुनाव लड़ने के बयान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर आदमी चुनाव लड़ने से पहले अपने कार्यकर्ताओं और जनता से पूछता है कि वो चुनाव लड़े या ना लड़े। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ये कोई गलत बयान नहीं है, सबका अधिकार है कि वो अपने भविष्य का फैसला ले। हम भी चुनाव लड़ने से पहले कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव ने कहा था कि वो चुनाव लड़ने से पहले भविष्य पर फैसला लेंगे। फैसला लूंगा भविष्य के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में। आप जबरदस्ती घुमा रहे हो तो कार्यकर्ताओं से सभी, ये मेरे बगल में खड़े हैं, वो ये सबसे सीनियर हैं मंत्री मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में। जब चुनाव लड़ना हो तो कार्यकर्ताओं से पहले पूछते हैं। तो उन्होंने बाबा साहब ने गलत क्या कहा? मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो पहले जाऊंगा कार्यकर्ताओं से पूछूंगा लड़ना है कि नहीं लड़ना, सहयोग दोगे कि नहीं दोगे। ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। अब तुम लोग उसको जबरदस्ती घुमा रहे हो। लेकिन इसको लेकर नारायण चंदेल जी कहा कि अकेला चलो की नीति चल रही है आपके लिए, इसलिए वो इस्तीफा भी दे दिया पंचायत विभाग से। अच्छा, नारायण चंदेल जी को बयान देने का मौका मिल गया क्या? चलो अच्छा है। उधर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कला सतह पर आने लगी है। सिंहदेव साहब ने सरगुजा क्षेत्र के सूरजपुर में छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री टीएस सिंहदेव साहब ने कल व्यथित होकर के छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ में बयान देते हुए कहा है कि चुनाव के पहले मुझे अपने भविष्य को लेकर कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। यह इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में एकला चलो की नीति चल रही है, सरकार में कोई टीम वर्क नहीं है। और इसके पहले भी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सरकार के कामकाज की खुले रूप से आलोचना की है। यह इस बात का घोतक है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव जी घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे और जहां भी जा रहे हैं जनता उनसे बार बार वादों को पूरा नहीं करने का सवाल उठा रही है, जिससे वो व्यथित होकर के इस प्रकार के बयान दिए हैं। यह इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या पक रहा है। और अब बात करेंगे आरक्षण की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर लगातार बयानबाजी बढ़ती जा रही है। विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद इस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर होने हैं और इस पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महामहिम को संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के हित में फैसला लेना चाहिए। सरकार ने जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था की है। महामहिम राज्यपाल जी को जो उनका संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के हित में फैसले लेना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के अनुपात में हमारी सरकार ने जो आरक्षण व्यवस्था की है, एसटी, एससी, ओबीसी वर्गों को, उन वर्गों को न्याय मिले
क्योंकि नियुक्तियां सब बंद है। अगर महामहिम राज्यपाल उस बिल पे पास दस्तखत कर देगी तो नियुक्तियां जारी शुरू हो जाएगी। तो हम निवेदन छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से करना चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदया को उस विधानसभा का जो विशेष सत्र के माध्यम से जो कानून बना है, उस बिल बना है, उस पर साइन कर देना चाहिए। मैं महामहिम राज्यपाल महोदया से निवेदन करना चाहता हूँ। और उधर मुंगेली नगर पालिका में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 3 पार्षदों ने रायपुर में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के सामने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। संतोषी मोना नागरे, सोनी जांगड़े और मोतीम बाई सोनकर कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। नगर पालिका उपचुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने से बीजेपी के तीनों पार्षद नाराज थे, जिसके बाद से आज तीनों ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। उधर बीजेपी जिला अध्यक्ष का कहना है कि तीनों पार्षदों को पार्टी पहले से ही बाहर निकाल चुकी थी। नगर पालिका परिषद मुंगेली के हमारे भारतीय जनता पार्टी के 3 पार्षदों ने कांग्रेस सरकार की नीतियों, कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस प्रवेश किए हैं, जिसमें सोनी जांगड़े जी, मोना नांगरे जी और मोतीन बाई सोनकर जी कांग्रेस प्रवेश किए हैं। कांग्रेस प्रवेश में वहाँ के हमारे स्थानीय नेता सीमा वर्मा जी, हेमेंद्र गोस्वामी जी, सागर जी बैस जी, राकेश पात्रे जी, स्वतंत्र मिश्रा जी, इनका काम बहुत अच्छा है वहाँ पे, इसलिए इन लोगों ने इनसे प्रभावित होकर और कांग्रेस पार्टी की नीतियों से और हमारी सरकार माननीय भूपेश सरकार की नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस प्रवेश किए। हमें लगता है मुंगेली जिला में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता सर आंखों पर बिठाएगी और वो सीट जो हम लगातार हारते जा रहे हैं वो सीट हम लोग जीतने में सफल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अब बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल की। उनका जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लगातार जारी है। आज सीएम भूपेश बघेल सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आज यहां पर दूसरा दिन और सुबह 10 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आज है। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज सीएम भूपेश बघेल के हाथों होना है। तो आज सीएम भूपेश बघेल सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के दौरे पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम का दूसरा दिन सुबह 10 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम और कई सारी योजनाओं की सौगात क्षेत्रवासियों को भी देंगे। आगे बढ़ते कवर्धा से बड़ी खबर है। शहर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। घर और बाहर वारदात को अंजाम दे रहे हैं चोरों ने नालियों में लगी जालियों की चोरी तक कर दी है। देर रात इस घटना को अंजाम दिया है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और पुलिस की गश्त पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। कोतवाली थाना इलाके का मामला है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कवर्धा की। शहर में चोरों का आतंक किस कदर बढ़ता जा रहा है, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। नालियों की जालियां हैं वो भी उखाड़कर चोर ले जाते हुए साफ नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। राजधानी रायपुर की बात करेंगे। खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकना महंगा पड़ गया है। अस्पताल प्रबंधन पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम ने खुले में वेस्ट फेंकने को लेकर जुर्माना लगाया। खुले में इस्तेमाल की गई सिरिंज के अलावा खून से सनी पट्टियों को भी यहां पर फेंका गया था। उधर छत्तीसगढ़ के भिलाई में डायरिया का कहर लगातार जारी है। यहां अब तक 50 से ज्यादा मरीजों की संख्या आ चुकी है सामने। डायरिया से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में डायरिया कहर बरपा रहा है। आज ताजा नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कल नए 12 मरीज मिले थे। इलाके में अब तक डायरिया प्रभावित मरीजों की संख्या 50 के पार पहुंच चुकी है। खुर्सीपार में जहां डायरिया फैला है, वहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आज भी गंदा पानी और कीड़े आ रहे हैं। नाली साफ करते नहीं है, मेन रोड का नाली साफ करते हैं, नाली का अंदर पाइप गया है, वो गंदगी पानी पाइप से आ रहा है, उसको हम लोग छान के पी रहे हैं। बोरिंग बनाने के लिए बोलने से बोरिंग का सुविधा नहीं हो रहा है। बीच बीच मेन रोड में ऊंचा नाली को साफ करते हैं और बीच में आते नहीं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की लापरवाही देखने को मिल रही है।
ऐसे में क्षेत्रवासियों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। हमारा हस्बैंड पूरा वो पानी जैसा लेटनी हो रहा था और 3 दिन 4 दिन तक और उल्टी भी हुआ और बाहर का दवाई ला के दिए तो अभी देखभाल करे तब ठीक है। पानी उबाल के दिए। पानी तो हमेशा पीते हैं उबाल के, लेकिन वो पीने का पानी के लिए दिक्कत वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है पानी का। इसके पूर्व कैंप क्षेत्र में भी डायरिया फैला था, जब 500 लोग इसकी चपेट में आए थे और 2 लोगों की मौत हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी क्षेत्र में डायरिया फैला हुआ है, लेकिन निगम प्रशासन कितना सजग है इन दृश्यों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर लोग पानी के पीने के लिए बेहद परेशान होते हैं। बोरिंग से पानी लेना इनकी मजबूरी है, क्योंकि नलों से जो पानी आता है वो किस तरह का आता होगा आप देख सकते हैं। देखिए, इस दृश्य को देख के समझ सकते हैं कि पानी पीने वाला किस तरह का आता होगा। और इसी तरह से साफ सफाई की भी बात किया जाए तो किस तरह से साफ सफाई होती है। अभी वर्तमान की बात किया जाए तो 40 लोग अभी डायरिया से पीड़ित हैं, लेकिन स्थिति क्या है, लोग स्वास्थ्य विभाग कितना सजग है, ये अंदाज़ा आप लगा सकते होंगे। यहाँ पे कई समय से ऐसा लगता है कि कई महीनों से साफ सफाई नहीं हुई होगी। नालियाँ बजा रही हैं। सिर्फ एक क्षेत्र की ये बात नहीं है, बल्कि और भी इस आसपास के क्षेत्र में है जहाँ पर इसी तरह के हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वहीं दुर्ग के बाद बालोद में डायरिया का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी के 9 बच्चों सहित 13 लोगों को डायरिया के चपेट में है, जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूज़ 18 के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर और बालोद से किलेश्वर की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि पुलिस और नक्सली के बीच एक मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो चुका है। महरमगढ़ ब्लॉक के तिमेनार और पोरोवाड़ा के जंगलों में तलाशी के दौरान पुलिस पर नक्सली ने हमला कर दिया था। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली ढेर हो गया। पुलिस को घटनास्थल से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस सहित माओवादी सहित साहित्य भी बरामद हुआ है। अंतर्गत नवीन कैंप जेटेपाल से डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त पार्टी स्थानीय सूचना के आधार पर निकली थी कि वहाँ पर एक माओवादियों की एक टीम वहाँ पर लगातार जो भी हमारा बल निकल रहा है उसकी रेकी कर रही है। ये टीम का नेतृत्व माओवादियों की तरफ से हमारी उनकी टीम के प्रभारी सोनू नाम का माओवादी कर रहा था। जब हमारी टीम वहाँ पर गई तो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, उसमें हमने एक माओवादी का शव बरामद किया है। इधर सूरजपुर के बिहारपुर में हाथियों के दहशत से ग्रामीण परेशान हैं। बिहारपुर वन क्षेत्र के मोहर सोप समेत दर्जन भर गांव में शाम ढलते ही हाथियों का दल गांव की ओर रुख करता है और हाथियों का दल घरों और फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। बीते एक सप्ताह में हाथियों ने करीब 11 घरों को तोड़ दिया है, फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं और हाथियों की दहशत की वजह से ग्रामीण घर छोड़ने पर मजबूर हैं। ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति भी काफी आक्रोश है। मुआवजे की मांग भी की जा रही है। वहीं जिले के डीएफओ ने पीड़ित परिवार को जल्द मुआवजा दिलाने का भी दावा किया है। तो हाथी का एकदम रोज वही परेशानी है। आदमी सोते नहीं है, डर के मारे रात भर जगा रहते हैं और घर छोड़ के दूसर पारा चल जाते हैं सोने के लिए। हजारा के बिहारपुर के जो राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है मोहर से, वहाँ पर लगातार 6-7 हाथी रोज आ रहे हैं, जिसमें हमारे वन अमला और राष्ट्रीय उद्यान के वन अमला द्वारा लगातार ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है और जो भी फसल या घर जो क्षति हो रही है उसके अपन मुआवजा का प्रकरण तैयार कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की संजीवनी कहा जाने वाला दहिमन का पेड़ अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूरे मरवाही के जंगलों में इन पेड़ों की संख्या महज 10 के बराबर रह गई है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में औषधीय गुणों से भरे बहुत से पेड़ हैं, जिनमें कई खूबियां होती हैं। इन्हीं पेड़ों में से एक है दहिमन का पेड़, जिसकी तुलना संजीवनी से की जाती है, क्योंकि ये पेड़ जहरीले पदार्थ खाए शख्स या नशे में झूमते किसी इंसान का अपनी सिर्फ महक से ही नशा उतारने में कामयाब है। इसका बहुत ही उपयोग है। इस दवा में आता है, कोई जहर खा लेते हैं आदमी लोग तो उसका भी पिया सकते हैं, इसका बकला छील के। अच्छा। तो ठीक हो जाता है। कहीं जानवर का कोई जहर लग गए, कोई बैगा लोग मार दिया, क्यों कोई भी मार दिया है नहीं, तो यही पेड़ के नीचे वो जानवर आके घास मार के अपन बैठ जाता है छाँव में,
हैं इनका पत्ता भी खा लेता है तो उनका जहर खत्म हो जाता है। दहीमन की खूबियों से वाकिफ आदिवासी समुदाय के लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी ओर अब इस पेड़ पर शोध भी हो रहा है। बताया जाता है कि दहीमन में एंटी कैंसर, एंटी बीपी जैसे कई विशेष गुण हैं, जिसे सांप काटने की दवाई पर भी शोध चल रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो ये ऐसा पहला पेड़ होगा जिसे एंटी वेनम बनाया जा सकेगा। फॉरेस्ट में इसकी क्या स्थिति है, पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट में परिवर्तन होने के साथ इसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी के अंदर क्या परिवर्तन हुआ। कुछ लोक मान्यताएं भी है इसके साथ, जैसे कि यहाँ की बैगा जनजाति जो है वो बहुत पहले से ही इसको यूज करती आ रही है। आज दहीमन के छाल, पत्ते और जड़ की मदद से कोई लाइलाज बीमारी ठीक की जाती है। औषधीय गुणों से भरा दहीमन का पेड़ अब धीरे धीरे जंगलों से गायब हो रहा है, जिससे ग्रामीण चिंतित हैं। और पिलाए भी है, जैसे मत गए दारू के नशा में बेहोश हो जाते हैं, उसको पिलाए भी है, ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ये लुप्त होने के कगार पे, लुप्त होने की कगार में है। इसका संरक्षण किया जाए भाई, वन विभाग से अनुरोध किया जाए कि इसका संरक्षण किस प्रकार से करें और किस प्रकार से इसका उपयोग और बल्कि बढ़ाया जाए इस पौधे को। मेरा कहने का मतलब तो यही है कि कोई भी औषधियों को यहाँ और बढ़ावा दिया जाए। संजीवनी जैसी खूबियों वाले इस दहीमन के पेड़ को संरक्षित करने की जरूरत है। वन विभाग और सरकार की अनदेखी की वजह से आज ये पेड़ लुप्त होने की कगार पर है। वन विभाग और प्रशासन को इस ओर कोई बड़ी पहल करनी चाहिए ताकि इस औषधि से भरे पेड़ को इस बड़े जंगल में बृहद तौर पर फैलाया जा सके। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए सुबीर चौधरी, गोरेला पेंड्रा, मरवाही। आगे बढ़ते बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ों की और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी और अच्छी खबर यही कि कोरोना के आंकड़े छत्तीसगढ़ में फिलहाल 0 हैं। प्रदेश में एक भी एक्टिव मरीज नहीं है। पिछले 7 दिनों में एक भी नया मरीज सामने नहीं आया है। 14 से लेकर 20 दिसंबर तक कोरोना संक्रमण यहां पर 0 रहा है। मंगलवार को 1281 सैंपल्स की जांच हुई थी। पॉजिटिविटी दर 0% दर्ज की गई है। एक तरफ जहां विदेशों में कोरोना के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं, भारत सरकार चिंतित नजर आ रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ वासियों को ये बड़ी राहत की बात, कोरोना 0 है, एक भी एक्टिव मरीज नहीं है प्रदेश में। पिछले 7 दिनों से एक भी नया मरीज सामने नहीं आया है। तो 14 से लेकर 20 दिसंबर तक कोरोना संक्रमण 0 रहा। ज्यादा जानकारी हम लेंगे, सहयोगी देवव्रत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देवव्रत, अच्छी कंडीशन फिलहाल प्रदेश की, लेकिन जरूरी है कि इस कंडीशन को मेंटेन करके रखे छत्तीसगढ़। जी बिल्कुल, ये जो कंडीशन है ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े इसके पहले आ रहे थे वो चौंकाने वाले थे, कई बार डराने वाले भी आंकड़े आए। लेकिन पिछले कुछ सालों के मुकाबले जब आज ये रिजल्ट आया है कि छत्तीसगढ़ जो है वो कोरोना फ्री दिखाई दे रहा है, एक भी मरीज आज पिछले 1 सप्ताह के भीतर नहीं मिले, तो एक तरह से ये प्रदेश के लिए राहत वाली खबर है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग के पास भी चुनौती बनी हुई थी। भले ही कोविड के से राहत जरूर मिली है, लेकिन लगातार पॉजिटिविटी जो दर है वो भी देखने को मिल रही थी। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम लगातार प्रदेश में हुआ है, उसका ही असर देखने को मिला कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम हो गया है। और इससे पहले भी जो मरीज लगातार पिछले महीने आ रहे थे, उसमें भी ऐसे मरीज थे जो होम आइसोलेटेड थे। कई ऐसे मरीजों को अस्पताल ले जाने तक की जो नौबत है वो नहीं आई। लेकिन अब पिछले 7 दिनों के जो आंकड़े आए हैं और जो जांच हुई है, उसमें एक भी कोविड पेशेंट नहीं पाया गया। और एक तरह से कोरोना फ्री छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ता ये एक अच्छा कदम है, और आने वाले दिनों में इसे मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी होगा। जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ की कंडीशन की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों लगातार पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब राहत भरी बात यही कि 1 सप्ताह से एक भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ विदेशों में जब कोरोना के आंकड़े बढ़ा रहे हों चिंता, दूसरी तरफ जब भारत सरकार इस कोविड को लेकर इतनी चिंतित नजर आ रही है, एक बार फिर से प्रदेश में इस तरह की कंडीशन होना बहुत अच्छी बात है। अपील न्यूज़ 18 की तरफ से भी लोगों को यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा अपने स्तर पर सावधानी बरतें, क्योंकि जिस तरह के हालात विदेशों में बन रहे हैं, माना जा रहा है कि आगे कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। और अब 25 सेकंड में खबर।